Hello everyone. Today we will continue chapter 5 आम्ल क्षार और लवण for class 7th in हिंदी मीडियम. ठीक है, तो हमने ये हमारा आज पार्ट 2 है. इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंस है, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, वो किस में पाए जाते हैं, अम्ल किस में पाया जाता है और क्षार किस में पाए जाते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था लिटमस के बारे में, फिर हल्दी के बारे में और फिर गुड़हल के बारे में. इन तीनों का हमने क्रियाकलाप भी करके देखा था. नीला और लाल लिटमस के बारे में भी पढ़ा था. तो आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण. ठीक है, उदासीनीकरण क्या होता है. इससे पहले हम देखेंगे कि अम्ल जो था वो क्या कर रहा था, नीले लिटमस को लाल कर रहा था, और क्षार क्या कर रहा था, लाल लिटमस को नीला करता है. ठीक है, पर उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो अभिक्रिया होती है वो उदासीन हो जाती है. इस प्रक्रिया को नाम दिया गया उदासीनीकरण. इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं. इसमें हम उपयोग करेंगे सूचक का. वो सूचक होगा फिनोल्फ्थेलीन. ठीक है, तो क्रियाकलाप करेंगे हम स्टार्ट. इसमें हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसको 1/4 भाग को हम किससे भर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से. ठीक है, फिर जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे उसके बाद हम उसमें फिनोल्फ्थेलीन डालेंगे. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, फिर हमने उसमें फिनोल्फ्थेलीन डाला 2-3 बूंदे. उसके बाद हम क्या करेंगे, परख नली को धीरे धीरे हिलाएंगे और देखेंगे अम्ल जो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला और फिनोल्फ्थेलीन डाला उसके बाद किसी भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया. ठीक है, पर हम उसके बाद क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, पहले हमने अम्ल डाला था, फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है उसे डालेंगे 1 बूंद और धीरे धीरे परख नली को हिलाएंगे. हम देखेंगे कि रंग में क्या कोई परिवर्तन होता है, तो हमें हल्का गुलाबी रंग का परिवर्तन नज़र आएगा. किस वजह से, क्योंकि हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था जो कि क्षार था. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमने पहले डाला था जिससे कि कलर में कोई चेंज नहीं आया था, अब जो कलर हमारा गुलाबी रंग का हो चुका है उसमें हम दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद डालेंगे. हम देखेंगे कि दोबारा से जो हमारा विलयन है वो रंगहीन हो गया. वो रंगहीन किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या हुआ, सॉल्यूशन जो विलयन था हमारा वो रंगहीन हो गया, और जो क्षार हम डालेंगे क्षार की वजह से क्या हुआ, जो विलयन था वो हल्का गुलाबी रंग का हो गया. ठीक है, विलयन जो है क्षारकीय होता है तो क्या होता है, गुलाबी रंग देता है, और अगर विलयन अम्लीय होता है तो वो रंगहीन होता है. यही पढ़ा हमने अभी तक. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रक्रिया को उदासीन कर देते हैं, जिसका हमने अभी क्रियाकलाप भी करके देखा. ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो बनता है वो लवण कहलाता है. जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलते हैं, अम्ल प्लस क्षार ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो प्रक्रिया हमारी उदासीन हो जाती है और वो क्या बनाती है, लवण. ठीक है, लवण के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है और साथ में वाटर जल भी निकलता है. ठीक है, ये हमारी एक डेफिनेशन है छोटी सी. किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण. इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा के साथ साथ लवण और जल. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा के बारे में सुना ही है. अम्लीय वर्षा होती कैसे है, तो कई बार क्या होता है जो वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. वो अम्ल की मात्रा आती कहाँ से है, क्या होता है, जब वर्षा का जल इसलिए अम्लीय होता है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, वायुमंडल में प्रेजेंट होते हैं गैसों के रूप में. ठीक है, जब वर्षा का जल आके इसमें घुल जाता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, जो कि अम्लीय वर्षा भवनों के लिए, ऐतिहासिक इमारतों के लिए, पौधों के लिए और जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कि जो अच्छा एक छोटी सी ये रिएक्शन भी करके देखते हैं। अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, लवण, जल और ऊष्मा। ये हमने अभी पढ़ा था। अब अम्ल हम कौन सा लेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, Na और इसका Cl, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और बचा क्या, इसमें H बचा और नीचे OH बचा, तो क्या बचा, H2O और साथ में ऊष्मा निकल गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में इस उदासीनीकरण का क्या महत्व है, कहाँ पर यूज़ होता है ये उदासीनीकरण। ठीक है, जैसे हमारे अपाच्य हो जाता है, कई बार हमारे डाइजेशन में, भोजन के पचने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें क्या होता है, हमारे अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है, हमारे स्टमक में भोजन को पचाने में सहायता करता है। पर कई बार क्या होता है कि हमारे अमाशय में इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में अपाच्य होना शुरू हो जाता है, दर्द होना, गैस होना, ये सब होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत कष्टदायक होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं, जो कि अम्ल की प्रभाव को कम कर देता है। वो क्या लेते हैं हम प्रति अम्ल, उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार। ठीक है, स्टमक में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऊपर से क्या लिया हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, उस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है और हमें आराम मिलता है। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोग है इसका, उदासीनीकरण का। दूसरा उपयोग है चींटी का डंक। चींटी का डंक, जब जब चींटी क्या करती, काटती है तो क्या होता है, त्वचा में, हमारी स्किन में एक अम्लीय द्रव छोड़ देती है। ठीक है, अम्लीय द्रव छोड़ देती है तो क्या होता है, इरिटेशन होती है, खुजली होना शुरू हो जाता है। जब हम उसके ऊपर कैलेमाइन लोशन या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा देते हैं, जो कि एक क्षार होता है। ठीक है, अम्ल छोड़ा था चींटी ने, ये इसके ऊपर हमने क्षार लगा दिया, जिससे कि उसका असर ख़त्म हो जाता है और खुजलाहट होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मृदा उपचार। कई बार क्या होता है, कहीं जगह की भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, वृद्धि नहीं होती वहाँ पर पौधों की। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो मृदा होती है, मिट्टी होती है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों हमारे क्या हैं, क्षार। हमारी मृदा बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गई है, जिसकी वजह से हमने ये क्षार इसमें मिक्स किया, तो क्या होगा, वो उस वहाँ की मृदा को उदासीन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मृदा ठीक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ, कई बार हमने सुना है कि नालियों में, नदियों में, जलाशयों में बहा दिया जाता है। ठीक है, वो कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। ठीक है, जब वो अम्लीय होता है तो अगर वो जलाशयों में या नदियों में बहाया जाए तो क्या होगा, मछली और अन्य जल जीवों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देता है। अगर हम उनको नदी में डालने से पहले, उस कारखाने के अपशिष्ट को नदी या जलाशयों में डालने से पहले उसमें अगर क्षारीय पदार्थ मिला दें तो क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा, वो कचरा, वो अपशिष्ट पदार्थ, जिसकी वजह से वो जल में रहने वाले जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये 4 हमारे थे, जिसमें हमें पता चला कि उदासीनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अपाच्य में, चींटी के डंक में, मृदा के उपचार में और कारखानों का अपशिष्ट। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।